लास्ट क्लास में हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस का एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ हल्की फुल्की चीज़ें रह गई थी जिनके बारे में और बात करेंगे हम, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि आप बहुत सारे कंपाउंड्स आप लोगों को पेयर में दिए गए हैं और आपको कंपेयर करना है कि इनमें से किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है या किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है। तो पहले जो क्वेश्चन कवर हो रहा है वो आपका एसिडिक नेचर को लेकर कवर हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन पहले हम कवर करेंगे वो सारे के सारे एसिडिक नेचर को लेकर कवर करेंगे, राइट। और एसिडिक नेचर के लिए आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू लिख लीजिए B/A, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो लेस एसिडिक होगा, राइट। रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ाने घटाने के पीछे क्या क्या हैं आप इंडक्टिव इफेक्ट समझ चुके हो, रेजोनेंस इफेक्ट समझ चुके हो। सो पहले क्वेश्चन पर कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन वाटर और इथेनॉल को लेकर है, राइट। और आप सबको पता भाई इथेनॉल में प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो सीधा सा मतलब है OH बॉन्ड कम पोलर होगा, लेस एसिडिक होगा। ऊपर वाले हिंट से आपको वाटर ज़्यादा एसिडिक है इथेनॉल से। क्लियर है पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन आपका प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। नाम की बात करें तो इथेनॉल, प्रोपेन 2-ol एंड 2-methyl propane 2-ol। द लास्ट वन इज 2-methyl propane 2-ol। चलिए चेक करते हैं कौन कौन से इफ़ेक्ट काम कर रहे हैं। इथेनॉल में ये CH3+ आई इफेक्ट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। वहाँ पर 2 CH3 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं और लास्ट वाले केस में 3 CH3 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब लास्ट वाले केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो ये सबसे लेस एसिडिक होगा, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है OH बॉन्ड का कम पोलर होना। ये रीजन आपको पता होना चाहिए। तो आप सीधा सा लिखोगे भाई, क्या रीजन लिखोगे लास्ट वाले केस में? मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, यस, लिस्ट OH बॉन्ड पोलर। OH बॉन्ड सबसे कम पोलर है, इसका मतलब इन तीनों में सबसे लिस्ट एसिडिक है। दैट इज़ द रीजन। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? ओके, और मूव करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन के बाद आपका थर्ड क्वेश्चन। इथेनॉल गिवन है, वाटर गिवन है और फिनॉल गिवन है। आप सबको पता है कि इथेनॉल में प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वाटर में कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा, जबकि फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। इसका मतलब लास्ट वाले केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है और पहले वाले केस में सबसे ज़्यादा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की कम, वही सबसे ज़्यादा एसिडिक, राइट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब है OH बॉन्ड का ज़्यादा पोलर होना, राइट। कल की क्लास के बाद आप लोगों को इतना आइडिया मिल गया होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ, एंड व्हाट इज द फोर्थ? बेंजीन पर OH है और NO2 है, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। द नेक्स्ट वन इज फिनॉल एंड द नेक्स्ट वन इज पैरा मिथाइल फिनॉल, जिसको पैराक्रेसोल के नाम से भी जाना जाएगा और आपको पैराक्रेसोल ही कहना है इसको। पहले वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आप सबको पता है भाई, तीनों में ही रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। पहले वाले केस में NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा घटाएगा। और लास्ट वाले केस में CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने का अपोज करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से ऑक्सीजन की सबसे कम है? पहले वाले ऑक्सीजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की घटने को रेजोनेंस भी फेवर कर रहा है और आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी फेवर कर रहा है NO2 का। सो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल और सबसे कम एसिडिक आपका पैराक्रेसोल। ये भी आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। उसके बाद बात आती है भाई
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH है, ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, सो इट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। द नेक्स्ट वन इज 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, कहिए, राइट। लास्ट वन, सबको पता है रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों ही केस में ऑक्सीजन की घटेगी। पहले वाले केस में 3 NO2 विड्रॉल हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैक्सिमम लेवल तक घटाने में मदद करेंगे। दूसरे वाले केस में 2 NO2 विड्रॉल है और लास्ट वाले केस में केवल 1 NO2 विड्रॉल है। तो पहला वाला जो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक, राइट। और आप ध्यान दीजिए कि केवल यही अल्कोहल लेबोरेटरी में एज एन एसिड यूज होता है। ओनली अल्कोहल यूज्ड एज एन एसिड इन द लेबोरेटरी इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। ओके, मूव करते जाइए नेक्स्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन टॉपिक वही है। CH3 प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, Cl माइनस आई इफेक्ट घटाएगा। सो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। ओके, नेक्स्ट वाले केस में 7th क्वेश्चन, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, राइट। 2 Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हैं, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम माइनस आई है इन दोनों में, राइट। और मैक्सिमम माइनस आई है तो सबसे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही होगी, राइट। और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही होगी तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा इन दोनों केस के अंदर। क्लियर हो गया? जहाँ विड्रॉल, और कल भी बात कर रहे थे हम कि विड्रॉल एसिडिक नेचर को फेवर करता है। जितना विड्रॉल ज़्यादा होगा, जितना विड्रॉल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या उनका नंबर ज़्यादा होगा, वहीं से तय हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, that is CF3CH2COOH. So CF3CH2COOH is very right, and this is donor group. Now tell me, CF3 withdrawal group है और CH3 डोनर ग्रुप है। सबको पता है कि CF3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो ज़्यादा एसिडिक है, राइट। और ट्रेंड आपको पता भी होना चाहिए था, हमने कल भी बात किया था। CF3 देन NO2 देन CN देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एक जर्नल ट्रेंड है जिसको लेकर आप लोग सारी चीज़ें याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा विड्रॉल CF3 है। अगले केस में ज़रूरत भी पड़ेगा, CF3 भी विड्रॉल और NO2 भी विड्रॉल, लेकिन CF3 ज़्यादा विड्रॉल है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम पहले वाले केस में, सबसे ज़्यादा एसिडिक। ओके, नेक्स्ट में Cl भी विड्रॉल है और आपका, ठीक है, एरो को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अलग तरह का एरो लगा रहा था मैं, तो CH3 डोनर था और Cl खींच रहा था। यहाँ हल्का सा कभी डाउट हो तो उसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, राइट। और दिस इज अगेन जो खींच रहा है उसके लिए एरो इस तरह का लगा रहे थे, जिसकी तरफ जा रहा है उसकी तरफ एरो यूज कर रहे हैं, राइट। CF3 विड्रॉल है तो CF3 ने खींचा है, CH3 डोनर है तो ठीक है, राइट। ओके, CF3 विड्रॉल है सो विड्रॉ किया है, NO2 विड्रॉल है सो दैट इज NO2। सो Cl भी विड्रॉल है और F विड्रॉल है, लेकिन F ज़्यादा विड्रॉल है भाई, F ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है। ऊपर वाले केस में CF3 और NO2 में CF3 ज़्यादा विड्रॉ कर रहा था, अब मतलब F ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है तो ये वाला केस ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर होगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम वही सबसे ज़्यादा एसिडिक। ओके, NO2 भी विड्रॉ करेगा और CN भी विड्रॉ करेगा, दोनों ही खींचेंगे अपनी तरफ, राइट। और दोनों ही अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन सबको पता है NO2 ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो NO2 वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट, Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, राइट, लेकिन CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो Cl वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, वही ज़्यादा एसिडिक है। लिखना, इसमें माइनस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, दोनों में माइनस आई इफेक्ट है।
14th 11th क्वेश्चन में बोथ हैव माइनस आई इफेक्ट, बट NO2 इज मोर विड्रॉल देन CN ग्रुप, राइट। सो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोनों ही केस में Cl विड्रॉल है, लेकिन सेकंड केस में Cl COOH के पास से विड्रॉ कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घटता है। तो जो सेकंड केस है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटाएगा तो ज़्यादा एसिडिक आपका सेकंड वाला है। नेक्स्ट, तीनों COOH सेम इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन पहले वाले में NO2 विड्रॉल है और दूसरे में OCH3 डोनर है। इसका मतलब ये जो केस है आपका पहला सबसे ज़्यादा एसिडिक, बीच वाले में तो कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ COOH का इफेक्ट, और लास्ट वाले में डोनर ग्रुप है। तो ये आपका केस क्लियर है। नेक्स्ट वाले केस में COOH का तो इफेक्ट दोनों में ही सेम है, लेकिन CF3 यहाँ पर विड्रॉल है और यहाँ पर CH3 डोनर है। विड्रॉल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्लियर है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज़ एसिड एंड देयर pKa वैल्यू। और एसिड और pKa वैल्यू का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। हम लोगों ने लास्ट क्लासेज में भी पढ़ा है, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किसी भी एसिड्स की स्ट्रेंथ आप लोग H पॉजिटिव और pH से मेजर करते हो, राइट। लेकिन अगर कहीं भी कोई वीक एसिड है तो फिर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट, कि वो कितना ज़्यादा डिसोसिएशन करेगा, राइट। उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितना वो डिसोसिएट हुआ है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। अब समझिए ध्यान से, लेट अस सपोज इट इज ए वीक एसिड CH3COOH, so plus H2O, and on addition in water it will results into CH3COO negative and H3O positive, right. So equilibrium constant Ka is represented as the concentration of product CH3COO negative, H3O positive, right, CH3COOH, CH3COOH and H2O। याद करो, H2O प्योर वाटर है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, उसको हटा भी दीजिए, राइट। सो K A किसके लिए लिखा है, एसिड के लिए लिखा है। सो इट इज़ रिटन एज CH3COO नेगेटिव, ओके, CH3COO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव अपॉन CH3COOH। सबको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अगर Ka की वैल्यू मोर है, राइट, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, भाई प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, और प्रोडक्ट ज़्यादा है इसका मतलब कि CH3COOH बहुत ज़्यादा CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव में बदल चुका है और बहुत ज़्यादा बदल चुका है तो ज़्यादा एसिडिक है। इसका मतलब Ka मोर है तो आपका मॉलिक्यूल मोर एसिडिक है। Ka ज़्यादा है तो आपका जो ये ऑर्गेनिक एसिड है ये ज़्यादा एसिडिक है, राइट। दूसरी तरफ आप सबको पता है कि जैसे हम रिप्रेजेंट करते थे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव, यानी जितनी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती, क्योंकि माइनस निशान लगाया उतना ही pH कम होता, तो बिल्कुल अपोजिट चलेगा कि pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। इसका मतलब Ka अगर मोर है तो सीधा सा मतलब है pKa लेस होगा, pKa क्या होगा, लेस होगा। तो दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि किसी भी एसिड को लेकर अगर K और pKa को लेकर बात हो रहा हो तो हमें क्लियर करना है भाई कि मोर बेसिक, यहाँ एसिडिक की बात करा था, सो मोर एसिडिक मीन्स मोर Ka ज़रूरत नहीं पड़ती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, लेस pKa। जैसे हम यूँ लिखते थे कि एसिड की स्ट्रेंथ उसकी pH की अपोजिट होती है,
यानी आप क्या लिखते थे, मोर एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक वही होगा जिसका पीएच की वैल्यू कम होगा, राइट। जितना पीएच कम, आपको पता है अगर पीएच का वैल्यू 1 है तो ज़्यादा एसिडिक है, 5 है तो कम एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल हो गया, 10 है तो बेसिक हो गया, 14 है तो बहुत ज़्यादा बेसिक। इसका मतलब मोर एसिडिक किसका है, जिसका पीएच कम है, बिल्कुल वही चीज़ है। मोर एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक जिसका pKa वैल्यू कम होगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना, आगे के लिए भी ध्यान रखना है। बेस में बड़ा जिक्र होगा इसका, इसका मतलब है कि मोर pKa मीन्स लेस एसिडिक, क्योंकि अपोजिट है। मोर pKb मीन्स लेस बेसिक, लेस बेसिक। तो मैं एक डाटा लिख देता हूँ आप सबके लिए, मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी हैं, और ये है आपका बेंजोइक एसिड COOH, और यहाँ पर लगा है OCH3 ग्रुप, एक डोनर ग्रुप है, और इसकी pKa वैल्यू है 4.46। चलिए दूसरे केस में बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन के ऊपर COOH, और इसकी pKa वैल्यू है 4.19। और तीसरे केस में COOH है और यहाँ पर NO2 ग्रुप है और pKa वैल्यू 3.41। हम सबको पता है जितना pKa ज़्यादा होगा उतना ही लेस बेसिक होगा। यानी इन तीनों के अंदर अगर आप बात करो तो ये वाला जो है, ये आपका लास्ट वाला जो है, इसको मैं मोस्ट एसिडिक कह रहा हूँ, राइट। और इन तीनों में इसको मैं लीस्ट एसिडिक कह रहा हूँ। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी देखो, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में होगी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में तो लिस्ट एसिडिक है। तो ये वही बात है जो आप लोग पिछले कंसेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे, और इसी चीज़ के ऊपर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे भी बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, जो pKa है वो एसिडिक नेचर का अपोज करता है, pKb जो है वो बेसिक नेचर को अपोज कर रहा है। ओके, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स को लेकर भी कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन कवर हो गए थे और उनको आप अच्छे से देख लीजिए। दैट इज बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, राइट। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स NH3 और CH3NH2, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज़्यादा बेसिक। सो NH3 और CH3NH2 में CH3NH2 प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, नाइट्रोजन की ज़्यादा बेसिक है, राइट। नेक्स्ट केस सेकंड, CH3NH2, कल भी बताया था भाई गैस फेज में ही लिखना, गैस फेज में ही लिखना। आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। CH3NH2 प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। CH3 दो जगह प्लस आई इफेक्ट है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएंगे। और तीसरे केस में 3 जगह प्लस आई इफेक्ट है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएंगे। इसका मतलब लास्ट केस में मैक्सिमम प्लस आई, राइट। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन 100, सबसे ज़्यादा बेसिक आपका तीसरा है। इसका मतलब आप यूँ लिख सकते हो कि गैस फेज के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी होता है। यह हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, आगे चलिए। सबको पता है NH2 ग्रुप में रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी और लास्ट वाले केस में प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इसका मतलब लास्ट वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बेसिक, और पहले वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों में नाइट्रोजन की सबसे कम एसिडिक। क्लियर है पॉइंट? सो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ओके,
नेक्स्ट केस NO2 or NH2, that is paranitrophenol, sorry, aniline, paranitro aniline, and the last one is पैरामिथाइल एनिलिन की बजाय पैराटोल्यूडीन कहोगे इसको, राइट। सो रेजोनेंस तो तीनों में ही हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों में ही घट रही है, यहाँ घटने को फेवर कर रहा है -I और लास्ट वाले केस में घटने को अपोज कर रहा है +I। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तीसरे केस में है, सबसे ज़्यादा एसिडिक, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले केस में है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो लास्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब मामला वही आता है भाई, बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स एंड देयर pKb वैल्यू। तो हमने कहा था जो ज़्यादा बेसिक होगा उसका मोर Kb होगा और लेस pKb होगा, लेस pKb होगा। तो मोर Kb को तो भूल जाओ, क्योंकि Kb के आधार पे डाटा नहीं आएगा कभी भी। डाटा आपको एक्सपेरिमेंटल जो गिवन होंगे वो pKb, pKa और pH के आधार पे ही होंगे। तो उस पर किसी को डाउट्स नहीं होना चाहिए कि हम किस पॉइंट को लेकर बात कर रहे हैं। फिर से हमारा वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया कि भाई 3 एमीन्स हैं और तीनों गैस फेज में हैं, तो सबको पता है भाई। ओके, ये और 3 लास्ट वाले केस में मैक्सिमम +I, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा डोनर, इसका मतलब इन तीनों में मोस्ट बेसिक यही है। सो दिस इज़ योर पॉइंट। सो गैस फेज के अंदर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, सबसे कम बेसिक प्राइमरी है, ध्यान रखना। लेकिन अब आ जाता है मामला कुछ अलग है। एक्वस फेज आते ही वाटर में डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम बनेगा और pKb और Kb कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, हमने कहा था कि भाई pKb जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है, राइट। पहले वाला ध्यान दीजिए +I, ओके, 2 जगह +I और 3 जगह +I। देखने में ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बेसिक टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर आपका प्राइमरी, वही बात है। लेकिन ये आपको थ्योरेटिकली नज़र आ रहा है ऐसा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये ठीक नहीं है। इसको मिटा दिया कि ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? आप एक्सपेरिमेंटल डाटा को देखो, जिसका pKb सबसे कम वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, और वो सेकेंडरी है आपका, यानी सेकेंडरी सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद प्राइमरी है और उसके बाद टर्सरी है। ये मामला आ गया, ये है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट। और उससे नीचे वाले पे भी एक बार बात कर लो, फिर हम दोनों पे इकट्ठा ही बात कर लेंगे कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो तो सबसे ज़्यादा बेसिक, अब मामला तो वही है, ये प्राइमरी आपका है, ये सेकेंडरी है, और ये जो लास्ट वाला है ये टर्सरी है, राइट। होना तो क्या चाहिए, टर्सरी ज़्यादा होना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहता है सबसे ज़्यादा बेसिक सेकेंडरी, और फिर आपका टर्सरी, और फिर आपका क्या है, प्राइमरी है। ध्यान दीजिए, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमारे डाटा अभी नहीं चल रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे करेंगे, और रीजन पे फिर बात करता हूँ कि सबसे पहले नोटबुक में भी नोट कर लेना, बेसिक नेचर गैस फेज में हो तो आप याद रख लीजिए टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, राइट। अगर एक्वस फेज में हो तो आपको क्या ध्यान करना है बच्चों, वेट फॉर ए मिनट, ओके। ओके, राइट। अगर एक्वस फेज में हो तो आपका एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप अगर CH3 है तो, और एल्काइल ग्रुप अगर C2H5 है तो, एल्काइल ग्रुप CH3 है तो, और एल्काइल ग्रुप आपका क्या है, C2H5 है तो। अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है, देखिए दोनों केस में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी ही होगा, आप ध्यान दीजिए, दोनों केस में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी ही होगा। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है तो सेकेंडरी के बाद छोटा वाला ग्रुप प्राइमरी लिखना, और एल्काइल ग्रुप बड़ा है
तो सेकेंडरी के बाद आप पहले क्या लिखना, टर्सरी लिखना, राइट। रीजन क्या होगा अभी बात करेंगे, अब बच गया वो लिख दीजिए। सो एल्काइल ग्रुप अगर CH3 है तो 213 और एल्काइल ग्रुप C2H5 है तो 231। सो दिस इज अनदर पॉइंट। क्या लिखा दोबारा से ध्यान दे लीजिए, ये तो हो गया आपका ट्रेंड क्या है, राइट। और फिर रीजन के ऊपर हम 1 बाय 1 थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक्वस फेज में पूछे जाएंगे, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए एक्वस फेज को लेकर कि भाई एक्वस फेज है तो फिर हमें कोई इस चीज़ को लेकर। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, इसको भी थोड़ा सा मैं स्पेस कवर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने लिखा था बेसिक नेचर 2, 3 और 1, राइट। और ये नीचे वाले से भी थोड़ा इसको हटा देते हैं, राइट। NCERT एक्सरसाइज यहाँ लिख देता हूँ। अब हमारे पास पूरा स्पेस अवेलेबल है थोड़ा लिखने के लिए। टॉपिक चल रहा है बच्चों क्या, बेसिक नेचर। किसका बेसिक नेचर, एमीन्स का। सबसे पहले गैस फेज, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, राइट। उसके बाद बात आती है भाई एक्वस फेज। एक्वस फेज में अगर R ग्रुप CH3 है तो, और R ग्रुप C2H5 है तो, बस इन्हीं दो का ही कंपैरिजन है आपके सिलेबस में। अगर R ग्रुप CH3 है तो दोनों ही केस में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी होगा। R ग्रुप छोटा है तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी लिखिए, और फिर जो बच गया वो। R ग्रुप बड़ा है तो सेकेंडरी के बाद पहले बड़ा ग्रुप टर्सरी लिखिए और फिर प्राइमरी लिखिए। ये जनरल ट्रेंड है। अब मामला आता है सर ये तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को तो हम जस्टिफाई करेंगे ही करेंगे, रीजन क्या है इस पूरी कहानी के पीछे। रीजन ये है बेटा कि ये देखिए, आप 6 क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर आप केवल बात करते हो प्लस आई से, तो प्लस आई कहती है कि टर्सरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बोलो मानते नहीं मानते हो? प्लस आई इफेक्ट ये कहता है। अगर आप बात करते हो सोल्वेशन, वाटर के अंदर कौन सबसे ज़्यादा डिजोल्व होने की टेंडेंसी रखता है, तो आप ध्यान दीजिए भाई कि लास्ट वाले की टेंडेंसी सबसे कम है वाटर वाले की। इसका मतलब जो सोल्वेशन का फैक्टर है वो बिल्कुल अपोजिट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सॉल्वेशन सबसे कम टर्सरी के अंदर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और H पॉजिटिव जब अटैक करेगा तो भाई आपको पता है पहले वाले केस में स्टीरिक इंड्रेंस, क्योंकि एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, तो नाइट्रोजन पर अटैक करना थोड़ा आसान है, और नाइट्रोजन पर अटैक करना थोड़ा सा आसान है। इसका मतलब ये निकला भाई कि इस नाइट्रोजन के ऊपर जल्दी H पॉजिटिव अटैक कर पाएगा। दूसरे वाले में दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो सीधा सा मतलब है कि उतना इजीली अटैक नहीं हो पाएगा जितना इजीली अटैक किस केस में हो रहा था। इस केस में मैं थोड़ा सा एक बार इसको हल्का सा सेपरेट पॉइंट पे जाके भी समझा देता हूँ। ये देखिए, CH3NH2, CH3NHCH3 और CH3NCH3 और CH3, तीनों ही गैस हैं बच्चों, तीनों ही गैस हैं, राइट। और तीनों ही गैस हैं तो यस, दोनों डोनर और ये डोनर हैं। इसका मतलब लास्ट वाले में मैक्सिमम प्लस आई है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ऐसा मामला कौन से फेज में है? गैस फेज में है, राइट। अब मामला आ जाता है भाई गैस फेज के बाद, और गैस फेज के बाद CH3NH2, CH3NH और CH3 एंड CH3NCH3 और CH3। आगे C2H5NH2, C2H5NH and C2H5 and C2H5N, C2H5 and C2H5। These are the points। अब मामला ये आ गया भाई कि
रिजल्ट क्या है, हमें तो रिजल्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। रिजल्ट ये कहता है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। सबसे ज़्यादा बेसिक सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, क्योंकि आर जो है वो CH3 है। और नेक्स्ट वाले केस में ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करो तो दैट इज़ सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी, राइट। अब रीजन की बात करें तो रीजन क्या कहेगा भाई तीनों ही केस में? चलिए, रीजन ये कहता है बेटा प्लस आई इफेक्ट क्या कहेगा? प्लस आई इफेक्ट कहता है टर्सरी सबसे ज़्यादा बेसिक, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, कोई डाउट नहीं है, राइट। सोल्यूशन, वाटर के अंदर एडिशन, ये कहता है सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर टर्सरी का होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन पर जल्दी अटैक करेगा या इस पर? पहले वाले पर जल्दी करेगा क्योंकि भीड़भाड़ जो है वो कम है। CH3 केवल नाइट्रोजन के साथ एक ही ग्रुप जोड़ा है, दूसरे वाले में भीड़भाड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो नाइट्रोजन पर अटैक उतना आसान नहीं होगा। तीसरे वाले में 3-3 ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के अराउंड, तो उतना आसान नहीं होगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी यही कह रही है कि प्राइमरी पे अटैक सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी पे होगा, राइट, और फिर किस पे होगा? टर्सरी पे होगा। और एक्चुअल रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है? एक्चुअल रिजल्ट कह रहा है भाई सबसे ज़्यादा सेकेंडरी बेसिक है, फिर प्राइमरी है, फिर टर्सरी है। तो आप लोग यूँ समझिए कि ये जो एक्चुअल रिजल्ट है ये इन तीनों रिजल्ट के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से है। कोई किसी को, कोई टर्सरी को ज़्यादा बता रहा है, कोई प्राइमरी को ज़्यादा बता रहा है, तो एक्चुअल रिजल्ट में ये तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को कभी भी इन दोनों का रिजल्ट लिखना हो ना कि भाई आप ये बताइए कि अगर आर CH3 है तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, तो आप लिखोगे बाई कंबाइंड रिजल्ट ऑफ, बाई कंबाइंड रिजल्ट ऑफ क्या क्या लिखोगे? प्लस आई, स्टीरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन, राइट। तो फाइनली मैं इसके को एक रिजल्ट के तौर पे लिख देता हूँ कि आपको करना क्या है। करना बच्चों ये है कि CH3NH2, CH3 NH और CH3 और CH3 N, CH3 और CH3, दिस इज योर पॉइंट, राइट। अब मामला आता है भाई कि रिजल्ट के तौर पे क्या लिखोगे? गैस फेज में है ये तीनों, तो आपको जी गैस फेज में है तो हमें पता है केवल प्लस आई पे बात चलेगी और रीजन लिखेंगे टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मैक्सिमम प्लस आई, मैक्सिमम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? बेसिक। लेकिन अगर बच्चों यही क्वेश्चन आपका गैस फेज की बजाय एक्वस फेज में होता तो फिर हमारा क्वेश्चन का मामला बदलता भाई। और बदलता क्या कि ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये हमारा टर्सरी है, राइट। अब मामला आ जाता है भाई क्योंकि RCH3 है, छोटा ग्रुप है, सबसे पहले सेकेंडरी तो लिखना ही, तो फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी। और रिजल्ट क्या लिखते हैं? बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, कंबाइंड इफेक्ट किस किस का? प्लस आई, सॉल्वेशन और स्टीरिक हिंड्रेंस, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, राइट। और अगर यही क्वेश्चन बच्चों ये होता C2H5NH2, एल्काइल ग्रुप बड़ा हो गया है, C2H5NH और C2H5 एंड द नेक्स्ट वन इज C2H5N, C2H5 एंड द नेक्स्ट C2H5, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द लास्ट वन इज टर्सरी। तो सबको पता है भाई इस केस में भी सेकेंडरी, फिर बड़ा वाला ग्रुप, फिर छोटे वाला ग्रुप। और रिजल्ट क्या लिखते हैं? बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई, स्टीरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन। तो ये वाला मामले पे हम बात करते हैं, राइट। अब हमारा टॉपिक आ जाता है वहीं जहाँ हम चल रहे थे और हम लोग पहुँच गए थे बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करते हुए, क्वेश्चन को कवर कर रहे थे हम लोग। ओके, अब NCERT एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है बेटा और उनको 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज आप ओपन भी कर सकते हो चैप्टर के एंड में, 13th चैप्टर के एंड में, मीन्स के एंड में आप लोग एक बार वीडियो रोक लीजिए और चैप्टर को खोल लीजिए, आपको पता रहे कि, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में जिस भाषा में लिखे हैं एग्जैक्ट वही भाषा इस्तेमाल नहीं की है मैंने यहाँ,
राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बनाने की कोशिश की है, तो आपको दोनों में रिलेशन तय करके चलना है कि आखिर वहाँ क्या कह रहा है। और यहाँ 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, पी के बी ऑफ एनिलिन, एनिलिन का पी के बी ज़्यादा है किससे, मीथेन मिथाइल एमीन से। सो ये एनिलिन है, इसको जस्टिफाई करना है, ये एनिलिन है और मिथाइल एमीन से ये है। इसका मतलब ये हुआ इसका पी के बी मोर है, इसका मतलब ये लेस बेसिक है। आपको ये जस्टिफाई करना है। तो ये तो लेस बेसिक है ही, रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, राइट। और वो मोर बेसिक है, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। बस इतना सा मामला था। कर लोगे नहीं कर लोगे। जिसका पी के बी ज़्यादा होता है, राइट, वो लेस बेसिक होता है। आप सबको पता है, पिछले सेक्शन में हमने इसी पॉइंट को लेकर अच्छे से बात किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पी के बी वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। भाई आप अपनी भाषा तय करो ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी का मतलब, क्योंकि पी के बी कहाँ से लाओगे तुम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें लिखना है। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब सबसे पहले लेस बेसिक और सबसे लास्ट में मोस्ट बेसिक, ये लिखना है। अब आ जाइए भाई, C2H5NH2 प्लस आई इफेक्ट, थ्योरेटिकली तो इसी पे जाओगे। ओके, NHCH3, ये आपका C6H5 लिखा हुआ था आपकी बुक में, मैंने बेंजीन बनाया C6H5 की जगह, इसलिए कहा था रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा भी। नेक्स्ट वाले केस में दोनों ग्रुप बढ़ाएंगे और लास्ट वाले केस में रेजोनेंस की वजह से घटाएंगे। आप आराम से चेक कीजिए, मैं इनको नंबर दे देता हूँ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। कौन से की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है नाइट्रोजन की, क्योंकि वही सबसे लेस बेसिक होगा और उसी को सबसे पहले लिखना है। हमें तो पी के बी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पता होना चाहिए पी के बी का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब सबसे कम बेसिक। तो मुझे लग रहा है सबसे कम बेसिक जिसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, सबसे 4 नंबर है, क्योंकि उसमें केवल घटी है। फिर नंबर 2 आता है भाई, राइट, क्योंकि उसमें घटी तो है लेकिन CH3 ने बढ़ाई है। उसके बाद नंबर 1 आता है, क्योंकि उसमें C2H5 ने बढ़ाई है। और उसके बाद नंबर 3 आता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप अरेंज कर रहे हो किस में, जो थर्ड है, जो सबसे लास्ट वाला लिखा है, वो सबसे मोस्ट बेसिक है, मतलब उसकी पी के बी की वैल्यू सबसे कम होगी। ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर हो गया नहीं हो गया ट्रेंड? तो थर्ड नंबर आपने सबसे लास्ट में लिखा है। पूरा जो रीजन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने किस आधार पे डिसाइड किया था। तो एरो को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए ध्यान से देखते जाइए। बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर रेजोनेंस की वजह से घटी, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बढ़ी भी है और रेजोनेंस की वजह से घटी भी है। यहाँ केवल बढ़ी है प्लस आई, यहाँ भी केवल बढ़ी है। तो बताइए भाई सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखना है। सबसे कम बेसिक सबसे पहले, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की पहले वाले केस में, क्योंकि केवल घटी है। उसके बाद दूसरे केस में, क्यों भाई, कि घटी भी है लेकिन घटने को अपोज भी किया है 2 CH3 ने, नंबर 2। उसके बाद 4 नंबर, क्योंकि उसमें थोड़ा बढ़ी है। और उसके बाद 3 नंबर, क्योंकि 2 ग्रुप ने बढ़ाई है। तो इफ़ेक्ट को समझते जाइए, आप लोगों के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे।
क्लियर है, 1, 2, 4 और 3 सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। द थर्ड नंबर पे जो मैंने लिखा है ये टर्सरी नहीं है, टर्सरी सेकेंडरी यूँ लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ये तो 1, 2, 3 बस इनको बार बार ना लिखना पड़े। राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा वाला सबसे बाद में। घटी है और घटाने में मदद की है, घटी है और अपोज किया। बहुत पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा डाउट नहीं है, तीनों में ही घटी है भाई, इसमें और ज़्यादा घटी है। तो नंबर 1, नंबर 2, 13.4 का ही थर्ड क्वेश्चन है, और नंबर 3। सो टेल मी 1, 2, 3 के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, बोलिए। दैट इज़ 3, 2, 1। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तीनों में घट रही है, लेकिन थर्ड में अपोज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक थर्ड है। क्लियर हो गया। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड सबसे बाद में, राइट। ओके, सबसे कम सेकंड केस सबसे कम है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस की वजह से भी घट रही है और NO2 भी विड्रॉल ग्रुप है सेकंड, राइट। और बीच में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। सो ये भी आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, लेकिन उसको अपोज किया है CH3 ने, राइट। और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस तब होता जब नाइट्रोजन रिंग पर डायरेक्टली जुड़ा होता, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है। और 1, 2, 3 वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबको पता है मोस्ट बेसिक तो ये हो ही गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं घट रही। इन दोनों में कम बेसिक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम 1 में है, उसके बाद उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की 2 में है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की 3 में है। ये भी आपको ध्यान रखना था। राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, नो प्रॉब्लम। ओके, C2H5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, 2 C2H5 बढ़ा रहे हैं, 3 C2H5 बढ़ा रहे हैं बेटा, और NH3 पर कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा बेस सबसे पहले, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सबसे ज़्यादा बेस सबसे पहले, सबसे 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4। दैट इज़ योर ट्रेंड। ओके, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर खैर हमारा टॉपिक चल नहीं रहा था बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन 1-2 क्वेश्चन थे साथ साथ, तो फिर कर लिया हमने। 13.4 का ही वही क्वेश्चन चल रहा है, उसी का एक पार्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH2 से ज़्यादा है, हमने पहले ही पढ़ लिया था। और 2 NH हैं, तो जिसमें 2 NH हैं भाई, 2 एमीन है, ये भी एमीन है और ये भी एमीन है, सेकंड नंबर पे भी एमीन है, थर्ड पे भी एमीन है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही जगह बनेगी और लास्ट वाले में 2 जगह बनेगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नंबर 2 का, उससे ज़्यादा एमीन का, और सबसे ज़्यादा एल्कोहल का। एल्कोहल का क्यों, क्योंकि OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है। अगला क्वेश्चन भाई, वाटर में सोल्यूबिलिटी। ओके, पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन इसमें ये कम पोलर है NH, तो सबसे लेस सोल्यूबल तो यही होगा, राइट। क्लियर हो गया ना, इन दोनों में अगर तुलना करो। लेकिन ये जो पहले वाला जो केस है C6H5, इसमें आप सबको पता होना चाहिए भाई कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और एनिलिन के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था कि एनिलिन जो है वो लिस्ट सोल्यूबल है भाई, वो पानी में नहीं घुलता, इमिसिबल होता है, ध्यान रखना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सबसे कम सबसे 1। अब 2 और 3 में बता दीजिए कौन ज़्यादा घुलेगा। 3 ज़्यादा घुलेगा और 2, सो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखना है कि एनिलिन हाइड्रोफोबिक पार्ट सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे कम सोल्यूबल है ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे 13.414 क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट, एमीन्स लेस एसिडिक हैं। एमीन्स तो बेसिक थे, लेकिन भाई NH बॉन्ड पोलर भी तो है, कोई बात नहीं, हमें तो H पॉजिटिव निकालने पे बात करना है। एमीन्स लेस एसिडिक है देन एल्कोहल, इसका मतलब ये H पॉजिटिव जल्दी नहीं निकालेगा,
और ये OH जल्दी निकालेगा तो पता तो है OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, OH बॉन्ड मोर पोलर है और NH2 बॉन्ड लेस पोलर है ड्यू टू लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे क्वेश्चन, प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी से ज़्यादा क्यों होता है? तो आप सबको पता है भाई, प्राइमरी एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, टर्सरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। अरे N के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े, N के साथ H नहीं है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये भी ध्यान रखना है, प्राइमरी एमीन जो है यानी N के साथ सीधा एक कार्बन जुड़ा हो और वहाँ N के साथ 3 कार्बन जुड़े हों, तो प्राइमरी एमीन H बॉन्डिंग बना रहा है किसके साथ भाई? प्राइमरी एमीन है मोर बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, राइट। और लास्ट वाले केस में एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग, इसका मतलब कौन सी फोर्स? डिस्पर्जन फोर्स पे बात होगी। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रोंगर बेस देन एरोमेटिक एमीन? एलिफेटिक जिसमें एल्काइल ग्रुप ऐड हो, ये ज़्यादा अच्छे बेस होते हैं किसे? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक शब्द से परिचित हो जाइए, बहुत इस्तेमाल करेंगे जहाँ बेंजीन हो। तो बस शब्द का ही फर्क था। एलिफेटिक एमीन प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ज़्यादा बेसिक। एरोमेटिक एमीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी, सीधा सा मतलब है लेस एसिडिक है। तो ये आपके बहुत जर्नल से क्वेश्चन थे, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे, मैंने दोबारा से आपको क्वेश्चन कवर कर दिया है, राइट। बस समरी के तौर पे आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है। समरी के तौर पे ध्यान यही रखना है भाई कि आज की क्लास का जो कंक्लूजन है, मोर एसिडिक जो होगा उसका लेस pKa होगा, मोर बेसिक जो होगा उसका लेस pKb होगा, राइट। और अगर आप एमीन्स की बात करें तो गैस फेज के अंदर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रेंड है, और एक्वस फेज के अंदर आपको सबसे पहले दोनों ही एक्वस केज में क्या रखना है भाई? सेकेंडरी रखना है। एक्वस फेज है तो फिर दो बात है, राइट। अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है तो, एल्काइल ग्रुप बड़ा है तो, अगर एल्काइल ग्रुप CH3 है तो फिर सेकेंडरी के बाद प्राइमरी और फिर टर्सरी। और एल्काइल ग्रुप अगर C2H5 है तो फिर सेकेंडरी के बाद बेटा पहले क्या होगा? बोलिए, टर्सरी होगा, फिर क्या होगा? प्राइमरी होगा। और इस पूरी कहानी को आप लोग किस तरीके से समझ रहे हो? पहले का रिजल्ट प्लस आई इफेक्ट पे चल रहा है, दूसरे का कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई सॉल्वेशन और स्टीरिक हिंड्रेंस, तीसरे का कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई सॉल्वेशन और स्टीरिक हिंड्रेंस, और बाकी हम बुक में पढ़ लेंगे। तो एसिडिक और बेसिक नेचर हमारा कवर हो गया है। अगली क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर देंगे, केमिकल रिएक्शंस शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों को इसीलिए दी गई कि थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाओ, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।